साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे आरओ स्पेशल 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं उसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की। और इस प्रैक्टिस सेट में हम कुछ जो मैंने जैसे कि बताया, जो हमारे क्वेश्चन है वो किसी एक सिंगल चैप्टर से नहीं है। मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन हैं हमारे अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन ज्यादातर जो हमारे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक जितनी भी सीरीज आप तक पहुंची हैं उन्हें आप देख रहे होंगे सभी सब्जेक्ट में। अभी फिलहाल जो है हमारी जियोग्राफी में, इंडियन इकोनॉमी में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 सब्जेक्ट्स में इसमें वीडियोस आपके लिए जा रहे हैं। और अगले 1-2 दिन में हिस्ट्री के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग शेयर भी करें आपस में और इस पर डिस्कस भी करें, बार बार इसको देखें, क्योंकि इसमें जो टीचर के साथ आपका जो टीचर आपको समझाता है, इसमें ऑप्शन जो इसके हैं उसको बार बार आप देखेंगे और इनके पर्सनल नोट्स भी आप बना लें। तो अगले 2-3 महीने में जब आरओ प्रीलिम्स आपका एग्जाम होगा तो उसमें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिस पर हम सबसे पहले बात करेंगे, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य कौन हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होता है। न जाने कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और न जाने कौन से क्वेश्चन के नंबर आपको सिलेक्शन में आगे बढ़ा दें। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हाँ, ये और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासतौर से शंघाई सहयोग संगठन, जिसको हम बोलते हैं SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वास्तव में ये एक यूरेशियाई संगठन है, यानी कि यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर जो देश रहते हैं, मध्य एशिया और जो पूर्वी एशिया में, तो पूर्वी एशिया नहीं, मध्य एशिया और रशिया के आसपास के जो देश उनको मिलाकर के ये 2001 में ये संगठन SCO बनाया गया था। तो क्योंकि इस समय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, इधर अभी रूस और यूक्रेन का मैटर सॉल्व ही नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ इजराइल और फलस्तीन की समस्या चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जब विश्व में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बहुत सारे क्षेत्रीय तनाव हो, उस समय इन क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यूरेशियाई क्षेत्र में शांति और सहयोग और आर्थिक सहयोग के लिए 2001 में चीन और रूस के सहयोग से शंघाई सहयोग संगठन स्थापित हुआ था। तो इसलिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूछा गया है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कौन हैं। ये ज्यादातर आपसे SCO के नाम से पूछा जाएगा, तो इसको आप पहचान लें। SCO में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं, इसमें ABCD करके सदस्यों का ग्रुप दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन से ग्रुप के सदस्य SCO में शामिल हैं। ठीक है, A चीन, रूस, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। B चीन, रूस, उत्तर कोरिया, जापान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन C चीन, रूस, जापान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ऑप्शन D चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब देखिए, इन ऑप्शंस पर अगर आप ठीक से देखें तो पहले ऑप्शन में ये जो उत्तर कोरिया दिया हुआ है ये इसका सदस्य नहीं है। दूसरे ऑप्शन में भी उत्तर कोरिया दिया गया है, ये भी इसमें शामिल नहीं है, और जापान भी SCO में शामिल नहीं है। तीसरे ऑप्शन में फिर से जापान दे दिया गया है, ये भी SCO में शामिल नहीं है। चौथा ऑप्शन चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 सदस्य इसमें दिए हुए हैं वास्तव में यही SCO के सदस्य हैं। और इन सदस्यों ने 2001 में SCO की स्थापना की थी। 2001 में SCO की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? SCO की स्थापना की गई थी जिससे कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित रह सके, इस क्षेत्र के सदस्य जो देश हैं वे आपस में बैठ करके मीटिंग कर सकें और क्षेत्रीय समस्याओं का परस्पर समाधान कर सकें। तो इस उद्देश्य के लिए SCO की स्थापना 2001 में की गई थी। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको हम बताएं
कि जब एससीओ की स्थापना की गई थी तब भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन चीन के प्रयास से पाकिस्तान और रूस के प्रयास से भारत को वर्ष 2017 में, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, वर्ष 2017 में भारत एवं पाकिस्तान को एससीओ में शामिल किया गया। ठीक है, ये एससीओ के स्थायी सदस्य बन गए। इससे पहले भारत और पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग में तो भागीदारी करते थे, लेकिन इसके स्थायी सदस्य नहीं थे, परमानेंट मेंबरशिप इनके पास नहीं थी। तो 2017 में एससीओ में भारत और पाकिस्तान के शामिल हो जाने के बाद वर्तमान में इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। यानी कि एससीओ में कुल कितने सदस्य देश हैं, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो एससीओ में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? 8। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत को इस एससीओ में स्थायी सदस्यता कब प्रदान की गई? तो इसका उत्तर है 2017। ठीक है, तो 2017 में ये 8 सदस्य इसके हो गए, इसीलिए इसे शंघाई, कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है, शंघाई 8 के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये G8 नहीं है। G8 एक दूसरा संगठन है जिसे हम ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज बोलते हैं। तो उसमें से 8वां सदस्य रूस जब बाहर चला गया 2014 में, तो वर्तमान में G8 G7 बन गया है। तो G8 जब G8 था, वही G8 आज G7 बन चुका है, वो एक अलग संगठन है। G7 विश्व के 7 विकसित एवं पूंजीवादी देशों का एक समूह है, जबकि शंघाई 8 जो है ये यूरेशिया के 8 महत्वपूर्ण देशों का एक संगठन है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे महत्वपूर्ण देश एक साथ आते हैं। इसके अलावा बाकी क्षेत्रीय देश भी इसमें मीटिंग में भागीदारी करते हैं। भारत के लिए इस सदस्यता का बहुत जबरदस्त महत्व है, क्योंकि भारत का चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ ही क्षेत्रीय तनाव है, दोनों के साथ ही सीमा संबंधी, बॉर्डर संबंधी विवाद है। तो ऐसी स्थिति में शंघाई 8 के माध्यम से या एससीओ के माध्यम से भारत इन देशों के साथ बैठ करके अपनी सीमा संबंधी विवादों का, समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये एससीओ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में कब हुई थी? ये आपसे पूछा गया है। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2003 में और ऑप्शन डी 2004 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2002 में। यानी कि 2002 में भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था। और इसे किससे प्रतिस्थापित किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, 1991 से पहले और 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव या परिवर्तन आया है। 1991 से पहले की भारत की अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी और यह नियंत्रण सरकार का था, प्रत्येक क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण था। क्यों? क्योंकि 1991 के पहले की भारत की अर्थव्यवस्था सोवियत विचारधारा से प्रेरित थी और सोवियत विचारधारा में राज्य का नियंत्रण होता है देश के संसाधनों पर, देश के व्यापार पर, देश के उद्योग पर। तो इसी प्रकार का नियंत्रण भारत सरकार ने भी कर रखा था। तो क्योंकि सरकार का नियंत्रण था, सोवियत विचारधारा से प्रेरित अर्थव्यवस्था थी, इसीलिए सरकार ने, इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो कानून था वो लागू किया और उस कानून का नाम है MRTP। MRTP यानी कि मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज, यानी कि एक ऐसा कानून जो कि एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को रोकता था। एकाधिकारवादी प्रवृत्ति का मतलब होता है
कि जिसमें किसी पूंजीपति या बड़े बड़े पूंजीपतियों को बाजार में एकाधिकार करने से रोका जाए। बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियां अगर बाजार पर एकाधिकार कर लेंगी तो छोटे उद्योग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा ना हो, बड़ी कंपनियां बाजार पर एकाधिकार ना कर लें, इसलिए उनको नियंत्रण में रखने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने एमआरटीपी कानून 1969 पारित किया था। तो जाहिर सी बात है कि यह कानून प्राइवेट क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए था और इससे प्राइवेट क्षेत्र के विस्तार पर रोक लगती थी, नियंत्रण होता था। अब जब 1991 में भारत में उदारीकरण को अपनाया गया तो 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत में बहुत सारे पुराने कानून बदले गए, जिनमें से एक एमआरटीपी भी था। यानी कि यह बहुत ही कठोर कानून था। जबकि 1991 के बाद सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट अपनाया और उसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का अवसर दिया। उन्हें ओपन कंपटीशन के लिए वो बहुत सारे सुविधाजनक कानून बनाए गए। तो भारत सरकार ने 1969 के इस कठोर कानून को समाप्त करके 2002 में एक उदार कानून बनाया। और उदार कानून से मतलब है कि एक ऐसा कानून बनाया जो कि प्राइवेट सेक्टर को रोके नहीं बल्कि उन्हें आगे आने के लिए मजबूर करे, आगे आने का अवसर दे। इसीलिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। इस संदर्भ में सरकार को सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम था राघवन कमेटी। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इनको नोट करते जाइए। राघवन कमेटी या राघवन समिति। इस राघवन समिति ने इस संदर्भ में सुझाव देकर के सरकार को यह कहा कि अब एमआरटीपी अधिनियम समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह 1991 से पहले की नियंत्रित अर्थव्यवस्था के लिए सही था, लेकिन 1991 के बाद की उदार अर्थव्यवस्था में एमआरटीपी जैसे कठोर कानून लागू नहीं हो सकते। तो राघवन समिति ने जो सिफारिश किया, इन्हीं की सिफारिश पर वर्ष 2002 में सीसीआई लागू किया गया। यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा 2002 में बनाया गया, गठन किया गया और यह किसकी सिफारिश पर? राघवन समिति की सिफारिश पर। अब यहां से एक प्रश्न यह निकलता है कि सीसीआई किसके स्थान पर लाया गया? तो सीसीआई एमआरटीपी के स्थान पर लाया गया। सीसीआई कब लाया गया? 2002 में लाया गया। सीसीआई लागू करने या सीसीआई के गठन के लिए किस कमेटी ने सिफारिश की थी या किस कमेटी की सिफारिश पर सीसीआई का गठन किया गया था? तो उस कमेटी का नाम है राघवन कमेटी या राघवन समिति। अब यहां पर यह समझिए कि एमआरटीपी तो आपने जान लिया कि क्या करता था, क्यों बनाया गया। सीसीआई कैसे काम करता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, बाजार में जो व्यापार होता है, व्यापार के मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा, उसका निराकरण सीसीआई करता है। इसका नाम ही है प्रतिस्पर्धा आयोग। यानी कि ये एक ऐसा आयोग है जो व्यापार में प्रतिस्पर्धा लाने का प्रयास करता है और उस प्रतिस्पर्धा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। जैसे किसी कंपनी का आपस में विलय होना हो, जैसे किसी कंपनी का अधिग्रहण करना हो, तो कंपनियों के विलय और अधिग्रहण संबंधी जो मामले हैं उनका निपटारा सीसीआई ही करता है, ताकि व्यापारिक मार्ग में आने वाली प्रतिस्पर्धा को दूर किया जा सके। यानी कि व्यापारिक व्यवहार से संबंधित किसी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए सीसीआई काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, पत्र स्वर्ण का क्या अर्थ है? पत्र स्वर्ण को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड। तो पेपर गोल्ड क्या है, पहले ऑप्शन देख लें फिर आपको हम समझाते हैं। ए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। बी, विश्व बैंक की विशेष सहायता सुविधा। सी, मुद्राएं जो अब भी स्वर्ण मान पर हैं। डी, घाटा प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। देखिए, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। तो कैसे नया व्यापार शुरू किया जाए, कैसे दुनिया के सभी देश आपस में व्यापार कर सकें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फिर से स्थापित करने के लिए, एक दूसरे पर विश्वास पैदा करने के लिए और पूरी विश्व अर्थव्यवस्थाओं को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन में कुछ बातचीत की गई और वह सम्मेलन था अमेरिका में और उस जगह का नाम था ब्रेटन वुड्स। ठीक है, क्या नाम था? ब्रेटन वुड्स। तो ये ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में
जो है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और उन्हीं में समाधान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। विश्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही पास हुआ था और इसी समय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना पर भी सहमति बनी, क्योंकि दुनिया में इस तरह के संगठन पहले से नहीं थे। अगर विश्व को आपस में व्यापार करना है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण संगठन होने जरूरी थे। तो इसीलिए इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना पर बल दिया गया। उनमें से पहला संगठन था विश्व बैंक और दूसरा था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। तीसरा संगठन जिस पर बात चली लेकिन सहमति नहीं बन पाई और वह संगठन है विश्व व्यापार संगठन। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है ये तीनों, विश्व व्यापार संगठन। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इन तीनों, लेकिन विश्व व्यापार संगठन पर सहमति न बन जा पाने के कारण इसके विकल्प के रूप में टेम्परेरी एक समझौता कर लिया गया जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड या गेट, यानी कि जब तक WTO नहीं बना लिया गया। WTO कब बना? जनवरी 1995 में WTO तैयार हुआ, तो तब तक के लिए गेट से काम चलाया गया। गेट एक समझौता था जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में टैक्स वगैरह लागू करने से संबंधित था और WTO एक संस्था है, एक संगठन है जिसके पास गेट से ज्यादा अधिकार हैं। तो कुल मिलाकर के इन तीन संगठनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इन पर चर्चा हुई और इनकी स्थापना की गई। जो प्रश्न है हमारा उसका संबंध IMF से है। तो IMF की स्थापना जो की गई थी 1945 के बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, ये IMF क्या करता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसा संगठन है जो अपने सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए और जो अंतरराष्ट्रीय आयात निर्यात में सहायता करने के लिए इनको विदेशी मुद्राओं में कर्ज देता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है, तो भारत के पास जब विदेशी मुद्रा का संकट आता है या भारत का जो भुगतान शेष है उसकी समस्या आती है। भुगतान शेष क्या होता है? जैसे हमने निर्यात कम किया और आयात ज्यादा कर लिया तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का संकट हो गया। तो ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारी सहायता करेगा और यह सहायता किस तौर से करता है उसी से संबंधित है स्वर्ण पत्र। ठीक है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है हमें जो सहायता करेगा उसमें एक टोकन देता है और उस टोकन का नाम है SDR। SDR क्या है? SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग, इसको समझ लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। ये स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि विशेष आहरण अधिकार SDR, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों को दिया जाने वाला एक क्रेडिट कार्ड के समान एक टोकन होता है जिसका इस्तेमाल करके इसके सदस्य देश इस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से अप्रत्यक्ष रूप से कर्ज लेते हैं और इस कार्ड के माध्यम से अपने आयात निर्यात संबंधी खर्चे को बैलेंस करते हैं। तो SDR जो है ये वास्तव में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्यों को दिया गया एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके माध्यम से वह देश, जैसे अगर भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है तो भारत को SDR मिलेगा और भारत इस SDR से बाकी सदस्य देशों के साथ व्यापार कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं वैसे ही भारत भी SDR से पेमेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए सऊदी अरब भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है और भारत भी है। भारत ने सऊदी अरब से तेल का आयात किया तो भारत इस SDR के माध्यम से उसको पेमेंट कर देगा। तो क्योंकि SDR का अंतरराष्ट्रीय मूल्य गोल्ड के समान होता है, इसका अंतरराष्ट्रीय मूल्य गोल्ड के समान महत्वपूर्ण और सभी देश इस SDR पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि गोल्ड पर करते हैं, इसीलिए इसे यानी कि SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, स्वर्ण पत्र भी कहा जाता है। यानी कि पेपर इसलिए क्योंकि यह कागजी रूप में होता है और गोल्ड इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के समान होती है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंध है पेपर गोल्ड का। ये प्रश्न जो पूछा गया था उसकी व्याख्या। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग
राइट्स। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको बार बार आप पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में शामिल नहीं किया जाता। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न आपका मानव विकास से है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। ऑप्शन दिया है, 1 जीवन प्रत्याशा, B शिक्षा, C प्रति व्यक्ति आय, D सामाजिक असमानता। तो चलिए पहले व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद फिर सही उत्तर आपको बताएंगे। क्वेश्चन आया है मानव विकास सूचकांक से, मानव विकास। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही है, और पढ़ाई भी सीधे सीधे उन टॉपिक पर हो रही है जो टॉपिक क्वेश्चन में आ चुके हैं या आएंगे। ठीक है, मानव विकास सूचकांक क्या करते हैं? ये सूचकांक मानव विकास की सूचना देते हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, सूचना देते हैं। तो मानव विकास सूचकांक, जिन्हें हम शॉर्ट में HDR भी कहते हैं, ये HDR से संबंधित जो प्रश्न है कि HDR का मूल्यांकन किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, या कौन कौन सी बातें HDR के मूल्यांकन में शामिल होती हैं। तो इसका पूरा आप इतिहास जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले 1990 में HDR जारी किया गया। पहला HDR 1990 में जारी किया गया। यहाँ HDI भी लिख सकते हैं, जैसे इंडेक्स है तो I लिख दिया, और अगर रिपोर्ट है तो R। एक ही बात है। HDR का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो अलग नहीं है, परेशान मत होइएगा। तो 1990 में पहला HDI या HDR जारी किया गया, और ये जो तैयार किया गया HDR, ये किसकी पहल पर, यानी कि पहला वो व्यक्ति कौन था जिसने HDR या HDI जारी करने के बारे में कहा या इसकी जरूरत को समझा? तो वह थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने पहली बार इस बात को माना और इसके महत्व को समझा कि मानव विकास सूचकांक जारी करके हम विश्व स्तर पर तमाम देशों के विकास के स्तर को देख सकते हैं, और उस देश के जो मनुष्य हैं, जो मानव हैं, उनके विकास के स्तर को सीधे टारगेट किया जा सकता है। और ये माना गया, शुरुआत में ये कहा गया कि दुनिया भर के देश के विकास को या वृद्धि को GDP से ना नापा जाए, बल्कि HDI से नापा जाए, क्योंकि GDP केवल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को दिखाता है, जबकि HDI किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों के विकास के स्तर को दिखाता है। लेकिन महबूब उल हक की यह बात तो स्वीकार की गई कि HDI का मूल्यांकन होना चाहिए, लेकिन इसे GDP से रिप्लेस कर दिया जाए, इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। तो महबूब उल हक की पहल पर 1990 में पहला HDR या HDI जारी किया गया। अब HDI जारी कौन करता है? तो HDI जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है UNDP। अब ये UNDP क्या है? UN मतलब यूनाइटेड नेशंस, DP मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, उसी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके माध्यम से हर साल जो है पूरे दुनिया में HDI की रैंक जारी की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि कोई देश कहां पर है। जैसे भारत इस HDI रैंक में लगभग पिछले 1-2 सालों से 131 या 132, 130, 31, 32 इनके बीच में है। कभी 30 हो जाता है, कभी 31 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया के 130 देश ऐसे हैं जो मानव विकास के संदर्भ में भारत से अच्छी स्थिति में है, ये इसका मतलब हुआ। अब ये प्रश्न उठता है जो कि पूछा गया है कि जो HDI की लिस्ट तैयार की जाती है, इसमें जो देशों का नंबर या रैंक तैयार किया जाता है वो किस आधार पर? तो इसमें 3 मानक हैं। पहला मानक क्या है? शिक्षा, यानी कि किसी देश के शिक्षा के स्तर को ध्यान में रख करके यह देखा जाता है कि उस देश में शिक्षा की स्थिति क्या है, इस आधार पर उसको वेटेज दिया जाता है और रैंक में, विश्व सूची में उसका स्थान तय किया जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य, ठीक है, दूसरा है स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ की स्थिति क्या है उस देश में, इसके आधार पर रैंक तय होती है। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ये 3 बहुत पूछे जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय।
तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 जो हमारे फैक्ट हैं जो HDR में शामिल होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम, प्रश्न में जो पूछा गया है उस पर फिर से एक बार फोकस कर लेते हैं। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो आपने देखा जीवन प्रत्याशा। अब आप कहेंगे जीवन प्रत्याशा का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से ही तो है। जीवन प्रत्याशा होती क्या है? जैसे अगर किसी देश के लोगों की औसत जीवन जीने की उम्र ज्यादा होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस देश में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, और अगर स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। जीवन प्रत्याशा का सीधा सा मतलब है कि औसतन कितने उम्र हमारे देश के लोग जीते हैं। जैसे जापान के लोग लंबी उम्र जीते हैं, अफगानिस्तान के लोग कम उम्र जीते हैं, सेंट्रल अफ्रीकी देश के लोग तो और भी कम उम्र जीते हैं, तो उनकी जीवन प्रत्याशा कम है, जापान के लोगों की जीवन प्रत्याशा अधिक है। क्यों अधिक है जापान की? क्योंकि जापान में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, तो जीवन प्रत्याशा HDI में शामिल होता है। ये स्वास्थ्य का ही एक पॉइंट है। शिक्षा भी शामिल होती है, प्रति व्यक्ति आय तो होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? सामाजिक असमानता। ये क्या है? सामाजिक असमानता का मतलब है समाज में रहने वाले लोगों में आय वितरण, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, लेकिन इसको शामिल नहीं किया जाता। यह एक अलग बिंदु है। तो तीनों उसमें शामिल है, एक नहीं है। राइट आंसर होगा 4 का D। ठीक है, अगला प्रश्न, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स या भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? जैसे मैंने बताया कि HDI जो है ये UNDP द्वारा तैयार किया गया, UNDP द्वारा जारी किया जाता है, और उसमें 3 बातों को ध्यान में रख करके मानव विकास की सूची तैयार की जाती है। वैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी को चेक करने के लिए PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स तैयार किया गया है, और ये तैयार किया गया था 1970 के दशक में। तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करते जाइए। 1970 के दशक में PQLI जारी किया गया था, और इसमें मुख्यतया किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? इनमें रखा जाता है शिशु मृत्यु दर को। ठीक है, इनमें शिशु मृत्यु दर को ध्यान में रखा जाता है, और साक्षरता को ध्यान में रखा जाता है, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। 3 बिंदुओं को ध्यान में रख करके या 3 बातों को ध्यान में रख करके PQLI सबसे पहले 1970 के दशक में तैयार किया गया था। तो किसने इसका विकास किया था, ये आपसे पूछा है। इसका विकास करने वाले कौन हैं? A मॉरिस, B मॉरिस, B UNDP, C महबूब उल हक, D इनमें से कोई नहीं। आपने देखा UNDP तो HDI को विकसित किया, UNDP ने HDI को जारी करने की जिम्मेदारी ली है। महबूब उल हक ने यह जो HDI है उसके बारे में सबसे पहले पहल किया। तो बचता है मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिस डी मॉरिस ने ही PQLI सबसे पहले विकसित किया, और इन्हीं के आधार पर हर साल ये जारी किया जाता है, जिसमें 3 बातों को ध्यान में रख करके एक सूची तैयार की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मानव विकास सूचकांक की कल्पना को विकसित किया था? निम्न में से किसने मानव विकास सूचकांक मतलब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को की संकल्पना को विकसित किया था? क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं, ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे। A अमर्त्य सेन, B AS कादिर, C अलवा मिर्डल, D महबूब उल हक। राइट आंसर है महबूब उल हक। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्न में से कौन सा या कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, गरीबी का जो पैमाना है भारत का वो क्या है? गरीबी का पैमाना वैसे तो कैलोरी मापन है, और कैलोरी मापन में भारत सरकार ने यह तय किया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कैलोरी मानी जाएगी। और इस न्यूनतम कैलोरी से भी कम जिसको प्राप्त होती है, या कोई व्यक्ति अगर इस न्यूनतम पैमाने से भी
की भी कैलोरी को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे गरीब माना जाएगा। और उसके लिए सिर गणना विधि का प्रयोग किया जाता है। सिर गणना विधि का मतलब क्या होता है? हेड काउंट मेथड, यानी कि नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन इसमें काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा कैलोरी मापन भी इसमें आएगा। इसके अलावा पारिवारिक उपभोग व्यय भी इसमें आएंगे, लेकिन प्रति व्यक्ति आय इसमें काउंट नहीं की जाती। जैसे मान लीजिए सरकार ने यह तय किया है कि 2400 कैलोरी, याद रखना 2400 ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में 2100 कैलोरी न्यूनतम कैलोरी मापन है। अगर कोई व्यक्ति इस न्यूनतम कैलोरी को भी प्राप्त नहीं करता तो वह गरीब माना जाएगा। और इस न्यूनतम कैलोरी को प्राप्त करने के लिए भोजन चाहिए और उस भोजन पर किया गया व्यय उपभोग व्यय होता है। तो परिवार द्वारा अपने भोजन पर किया गया मासिक उपभोग व्यय इसमें शामिल किया जाता है। और ऐसे लोगों की गणना की जाती है जो इस न्यूनतम उपभोग व्यय को भी नहीं कर पाते। वर्तमान में उपभोग व्यय जो है शहरी क्षेत्र के लिए उपभोग व्यय कितना है? 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह न्यूनतम उपभोग व्यय है। अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है और अपने ऊपर हर महीने 1000 रुपए भी खर्च नहीं करता, गांव में रहता है और 816 रुपए भी खर्च नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। तो इस आधार पर आपका जो उत्तर हो जाता है वह हो जाता है ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 सही है। 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र, लॉरेंज एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक वक्र क्या होता है? वक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्व। एक वक्र के द्वारा जो अपना एक मेथड समझाने का प्रयास किया तो उस वक्र को लॉरेंज वक्र कहा गया। तो पूछा गया है कि इस लॉरेंज वक्र का संबंध इनमें से किससे है? ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी जनसंख्या वृद्धि, डी आय की विषमता। राइट आंसर इज डी, आय की विषमता। तो लॉरेंज वक्र कैसे काम करता है, जरा इसको देखिएगा। लॉरेंज वक्र ये कहता है कि अगर किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या, अगर किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या और कुल आय के बीच में समान वितरण किया जाए, यानी कि अगर देश में 100 रुपए हैं और देश में 100 लोग रहते हैं तो सबको 1-1 रुपया बांटा जाए, तो इसका मतलब है कि समान वितरण हुआ है। अगर समान वितरण होगा तो रेखा, सीधी रेखा एक प्राप्त होगी। जैसे जितने परसेंट जनसंख्या उतने परसेंट इनकम, जितने परसेंट जनसंख्या उतने परसेंट इनकम, इस प्रकार से ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसे समता रेखा कहा जाएगा। अगर समता रेखा प्राप्त हो रही है ग्राफ में तो समझिए कि उस देश में आय समान वितरण हुआ है, आय का और समानता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कम लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है और ज्यादा लोगों के पास कम पैसा होता है। तो इसीलिए सीधी रेखा के नीचे एक कर्व जैसी रेखा प्राप्त होती है और इसी कर्व को लॉरेंज कर्व कहा गया है। लॉरेंज ये कहते हैं कि समता रेखा और कर्व के बीच का जो गैप है यही बताता है कि इस देश में आय असमानता कितने प्रतिशत है। यह कर्व तब प्राप्त होता है जब कम लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है और ज्यादा लोगों के पास कम पैसा होता है, और इसी कर्व को हम कहते हैं लॉरेंज वक्र। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को हम बोलते हैं लॉरेंज वक्र। और बड़ी ही एक और बढ़िया प्रश्न यहां से जो बनते हैं कि यह जो लॉरेंज वक्र है और समता रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी यह बता देती है कि इस देश में आय असमानता की क्या स्थिति है। यह लॉरेंज वक्र समता रेखा से जितनी दूर होता जाएगा उस देश में आय असमानता में उतनी ही गरीबी बढ़ती जाएगी, उतनी ही गरीबी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो गरीबी दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। ये क्या है? सापेक्ष गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी। तो सापेक्ष गरीबी जानने के लिए लॉरेंज वक्र का सहारा लिया जाता है। समता रेखा से लॉरेंज वक्र जितनी दूर होता जाएगा सापेक्ष गरीबी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, और यह कर्व समता रेखा के जितने करीब होता जाएगा सापेक्ष गरीबी में कमी होती जाएगी। तो राइट आंसर है आय की विषमता, यानी कि लॉरेंज वक्र का जो संबंध है वो किससे है? आय की असमानता से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी कि इनमें जो 4 पॉइंट है, इनमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से निर्धनता नहीं फैलती है?
ए अपर्याप्त समृद्धि दर, बी जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, सी बेरोजगारी, डी बढ़ती निवेश दर। अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर देश की वृद्धि दर धीमी रहेगी तो गरीबी तो बढ़ेगी ही, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो भी गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो भी गरीबी बढ़ेगी, लेकिन अगर निवेश दर में वृद्धि होगी तो इससे गरीबी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। तो पूछा है कौन सा निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, यानी कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? कैसे यह पता चलता है कि गरीबी का पैमाना क्या है और कौन गरीब है, ये कैसे पता चलता है? तो ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी परिवार की औसत आय के आधार पर, सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, और डी देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे देश में कुल आय को गरीबी का पैमाना नहीं माना गया बल्कि कुल व्यय को गरीबी का पैमाना माना गया। मतलब आप कितना कमाते हो इससे गरीबी तय नहीं होती, बल्कि आप कितना खर्च करते हो इससे गरीबी तय होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। मैंने अभी अभी पीछे क्वेश्चन में व्याख्या करके बताया कि परिवार का यह उपभोग व्यय ग्रामीण स्तर पर न्यूनतम 1000 रुपये प्रति व्यक्ति 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है, और ग्रामीण स्तर पर 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। यानी कि शहरों में रहने वाले परिवार में अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपने ऊपर 1000 रुपये खर्च करता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा, और गांव में रहने वाला हर व्यक्ति अगर 816 रुपये अपने ऊपर खर्च करता है हर महीने तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इतना भी खर्च नहीं करता, इससे कम खर्च करता है तो वह गरीब माना जाएगा। और यह खर्च किस लिए जरूरी है? क्योंकि कैलोरी चाहिए, और व्यक्ति कैलोरी कहां से पाएगा? भोजन से, और भोजन कहां से आएगा? पैसे से आएगा। तो माना गया कि शहर में 1000 कैलोरी अगर खर्च कर दी जाए तो 1000 रुपये खर्च किए जाएं तो 2100 कैलोरी पाई जा सकती है, और गांव में अगर हर आदमी 816 रुपये हर महीने अपने ऊपर खर्च करता है तो वह डेली 2400 कैलोरी प्राप्त कर सकता है। इतना भोजन वह प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिलाकर के परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर ही भारत में गरीबी के स्तर का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, इसका मुख्य संबंध किससे है? यानी कि ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती, इसका संबंध किससे है? ये छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब एक बार समझ लीजिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको वहां 15 लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी खेत में 15 लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगले दिन आप गए तो 5 लोग ही काम कर रहे थे, 10 लोग नहीं आए। यानी कि जितने का और सारा काम हो जा रहा है, जिस काम को 15 लोग कर रहे थे उस काम के लिए 5 लोग ही पर्याप्त हैं। तो ऐसे में ये 10 लोग जो अतिरिक्त लगे हुए हैं, यही क्या है? छुपे हुए बेरोजगार। यानी कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगा होता है, जबकि अतिरिक्त श्रमिक के लगने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती, तो ऐसे में इन अतिरिक्त श्रमिकों को छुपे हुए बेरोजगार कहा जाता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी, इसे हम अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये आपसे पूछा है। पहला है कृषि क्षेत्र में, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में, तीसरा विनिर्माण क्षेत्र में, और चौथा शहरी क्षेत्र में। तो देखा गया है कि छुपी हुई बेरोजगारी ज्यादातर कृषि कार्यों में दिखाई देती है। कृषि तो पहला ये सही है, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देती है, विनिर्माण और शहरी क्षेत्र में नहीं, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में अगर किसी फैक्ट्री में मालिक जो है 5 की जगह 15 आदमी लगाएगा तो फिर उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि ये जो छुपी हुई बेरोजगारी है मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन है डी, पहला दूसरा सही है।
अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। क्षरण मतलब जो उसमें घिसावट होती है या नुकसान होता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम नुकसान हो। इस प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वर्तमान पीढ़ी द्वारा किया जाता है, यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। अब प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि जब वर्तमान पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करे ताकि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे, तो इस विकास को क्या कहा जाएगा। ए जैविक विकास, बी सतत विकास, सी सामाजिक विकास, डी आर्थिक विकास। सही उत्तर है ऑप्शन बी सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या होता है, टिकाऊ विकास। इसे और क्या क्या कहते हैं, इसे स्थायी विकास कहते हैं, इसे सदाबहार विकास कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब वर्तमान में इस प्रकार से प्रकृति का इस्तेमाल हम करेंगे, जैसे हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि खेतों में उत्पादन खूब हो, लेकिन ऐसा न हो कि उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में हम इतने ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करें कि हमारी जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण की समस्या आए। तो इससे क्या होगा, हवा, पानी और मिट्टी दूषित हो जाएगी और हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम एक ऐसा जलवायु देंगे, एक ऐसा पर्यावरण देंगे जिसमें उनके लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास को अगली पीढ़ी का विकास भी कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम वर्तमान पीढ़ी के बारे में भी सोचते हैं और आने वाली पीढ़ी के हितों के बारे में भी ध्यान रखते हैं। अगला प्रश्न, माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक पुस्तक नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यह किससे संबंधित है। माल्थस का ये जो सिद्धांत है द माल्थुसियन थ्योरी, इसका संबंध किससे है। ए निर्धनता, बी जनसंख्या, सी बेरोजगारी, डी अर्थव्यवस्था। तो आपका आंसर होगा बी जनसंख्या। माल्थस ऐसे पहले व्यक्ति थे विश्व में जिन्होंने पहली बार जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया। हालांकि माल्थस का सिद्धांत बहुत ही नेगेटिव था, निराशावादी था, लेकिन फिर भी जनसंख्या के संदर्भ में इन्होंने पहली बार अपने विचार खुल करके रखे, और वे विचार जो है जनसंख्या के संदर्भ में उन्हें द माल्थुसियन थ्योरी के नाम से जाना गया। माल्थस क्या कहते हैं, माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या और उत्पादन, यानी कि किसी देश का उत्पादन और जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह किस क्रम से होती है, इसके बारे में बताया इन्होंने। ये कहते हैं कि जनसंख्या गुणात्मक आधार पर बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि, जबकि उस देश का उत्पादन जो है वो गणितीय आधार पर बढ़ता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। तो कुल मिलाकर के माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और उत्पादन वृद्धि अलग अलग आधार पर होती है, इसलिए हर 25 साल पर जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है और जनसंख्या और उत्पादन के बीच में एक बड़ा गैप आ जाता है, और इस अंतर को प्रकृति स्वयं संतुलित करती है और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिससे कि अतिरिक्त जनसंख्या समाप्त हो जाती है। ऐसा जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस ने दिया और यह इतना निराशाजनक था कि इसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि पहली बार इन्होंने जनसंख्या के बारे में बोला था, इसलिए इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ए 11 जुलाई को, बी 4 अक्टूबर को, सी 31 मई को, डी 10 दिसंबर को। तो सही उत्तर है ए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं। अब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा। कारण समझिए कि 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या जो है वो
5 अरब को पार कर गई थी, पूरी 5 अरब हो गई थी इस दिन को। तो 5 अरब का आंकड़ा पूरा करने के कारण इसी दिन यानी कि 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तर पर जनसंख्या के आंकड़े कौन एकत्र करता है? संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है, एजेंसी है विश्व जनसंख्या कोष। तो उसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर विश्व की जनसंख्या के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। तो 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब पूरे कर लिया, इसलिए इसी दिन को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन वर्ष भी कहा जाता है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा दशक है जिसे महान विभाजन वर्ष या दशक कहा गया। तो ए 1911, बी 1921, सी 1941, डी 1951। राइट आंसर है ए 1911। देखिए, इसे महान विभाजन वर्ष इसलिए कहा जाता है कि जो जनगणना के आंकड़े आए थे 1911 में, इनमें यह पाया गया कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो माइनस में थी, ऋणात्मक में थी। और जब किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर में मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, यानी कि जन्म दर से भी ज्यादा मृत्यु दर हो जाए, तो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाती है। ऐसा भारत की जनसंख्या के इतिहास में पहली बार हुआ, ना तो 1911 से पहले हुआ और ना 1911 के बाद वर्तमान में हुआ, बल्कि 1911 के बाद हर 10 वर्ष पर जो जनगणना के आंकड़े आते थे उनमें भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती थी, जो कि एक आश्चर्यजनक था कि 1911 में ऋणात्मक जनसंख्या जिस देश की थी वह निरंतर जनसंख्या में वृद्धि कैसे कर पा रहा है। तो इसलिए 1911 को भारतीय जनगणना के संदर्भ में महान विभाजन दशक या वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो कारण थे इसके कि ऐसा क्यों हुआ, भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक क्यों हुई, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। जैसे इस बीच अकाल पड़ा, सूखा आई और बहुत सारे जो एक ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आई जिसकी वजह से भारत में इस प्रकार से अकाल मृत्यु हुई और जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत अभियान का संबंध किससे है? देखिए, ये जो योजनाएं हैं बीच बीच में पूछ ली जाती हैं कि इन योजनाओं का संबंध किससे है। तो ऑप्शन है ए दिव्यांग व्यक्तियों से, ऑप्शन बी बाल स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण से, ऑप्शन डी वंचित लोगों से। तो सही उत्तर है ए दिव्यांग व्यक्तियों से, यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं, विकलांगों को ही दिव्यांग कहा जाने लगा है हमारे देश में। तो जो विकलांग लोग होते हैं उनके सहूलियत के लिए, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उनके आवागमन, परिवहन और जहां कहीं भी वो हो वहां पर उनके आसपास एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान शुरू किया। और इतना ही नहीं, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में भी घोषित किया और हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग अंतर्राष्ट्रीय या दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित मनाया जाता है। ये सुगम्य भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, पूछा गया है। ऑप्शन ए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन बी 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ये 50 नहीं होगा, 14 से 59 होगा। ठीक है, 14 to 59 होगा यहाँ पर की जनसंख्या। सी 0 से 6 ईयर की जनसंख्या या 6 वर्ष की जनसंख्या, और डी 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या। इसका सही उत्तर होगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या किसी देश के लिए जनांकीय लाभांश से संबंधित होती है। चलिए इसको एक पेपर पर अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए,
किसी देश की जो जनसंख्या होती है उसे 3 हिस्से में बांटा जाता है। बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से। जनसंख्या को 3 हिस्से में बांटा जाता है। पहली जनसंख्या जो होती है 0 से 14 वर्ष की आयु में, दूसरी जनसंख्या का जो वर्ग होता है उसमें 15 से 59 वर्ष की आयु की जनसंख्या को रखते हैं, और तीसरा जो होता है उसमें 60 वर्ष से अधिक। कहीं कहीं कुछ संदर्भ में, जैसे टैक्स के संदर्भ में यहाँ पर 60 से 80 वर्ष रखी गई है, और इसमें 80 से ऊपर के आयु के लोगों को रखा गया है। इस आयु के वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बच्चे। ये क्या है? बच्चे। ये कौन है? युवा जो काम करते हैं। ये कौन है? वरिष्ठ, सीनियर। और ये कौन है? अति वरिष्ठ, मोस्ट सीनियर। ठीक है, इस तरह से। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 3 ही कैटेगरी हैं, 0 to 14, 15 to 59 एंड 60+। तो हम इसी को ध्यान में रखेंगे। अब ये माना गया है कि इस उम्र के जो लोग होते हैं वास्तव में यही काम करते हैं, यही पैसे कमाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड लेबर हैं, भारतीय संविधान के अनुसार ये काम नहीं कर सकते, और ये सीनियर सिटीजन हैं, ये भी शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं होते। तो इस उम्र के यानी कि 15 से 59 वर्ष की आयु के वे लोग जो कार्यशील हैं यानी कि काम कर रहे हैं, इन्हीं से देश को क्या होता है? लाभ होता है या लाभांश होता है। तो ये इस उम्र के वे लोग जो काम कर रहे हैं, यही क्या है? यही भारत की या किसी भी देश की जनसंख्या ऐसी जनसंख्या है जो लाभ दे रही है, यानी कि जनसंख्या का वह भाग जो देश के लिए लाभदायक हो उसे हम कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। यानी कि जब किसी देश में 15 से 59 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो माना जाता है कि वह देश जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब शुरू किया गया? 2005 में। किसके लिए किया गया? नाम से स्पष्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर NRHM प्रोग्राम 2005 में शुरू किया था। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जिसे नियुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? A उषा, B आशा, C AMW, D पूजा। तो राइट आंसर इज B आशा। आशा को अगर देखें तो इसका पूरा नाम आप समझ पाएंगे। आशा, पूरा नाम आशा का क्या है? देखिए, आशा का पूरा नाम है A फॉर, इसको याद रखिएगा, एक्रेडाइटेड। अभी इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे। एस का पूरा मतलब नाम क्या है? सोशल। ठीक है, सोशल। और एच मतलब यहां पर क्या है? हेल्थ। ठीक है, और ए का मतलब यहां पर क्या है? एक्टिविटीज। तो पूरा नाम क्या हो गया? पूरा नाम हो गया एक्रेडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, और शॉर्ट में हो गया आशा। तो आशा क्या करती है? आशा क्या है? सोशल हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य के संदर्भ में ट्रेंड होती है। लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आंकड़े एकत्र करती है और लोगों को जागरूक करती है। तो आशा बहुओं के नाम से गांव में इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो नियुक्त किया गया है ये NRHM का ही भाग है, और ये घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करती, खासतौर से महिलाओं को जागरूक करती हैं। और इन आशा बहुओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है मातृत्व मृत्यु दर को रोकना। मातृत्व मृत्यु दर का मुख्य कारण होता है असुरक्षित प्रसव के कारण, यानी कि, और इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? आशा का उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें प्रसव के लिए संस्था को पहुंचाने का प्रयास करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने में उनकी मदद करें। यह प्रश्न IAS में भी पूछा गया था कि आशा इनमें से क्या नहीं करती। तो आशा वास्तव में प्रसव नहीं करा सकती, डिलीवरी, बच्चे का जन्म कराने की ट्रेनिंग उसको नहीं दी गई है। वह उस महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगी जो जिसका प्रसव होना है, ताकि संस्थागत प्रसव होगा तो मां और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती है। तो मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि चीजों को कंट्रोल करने के लिए और ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए आशा की नियुक्ति NRHM के तहत की गई। पूरा नाम नोट कर लीजिए, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज।
अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई स्वदेश दर्शन, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्न में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? स्वदेश दर्शन का मतलब ही है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने यह कार्य किया है और यह योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। 2014-15 में भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी और इस स्वदेश दर्शन योजना में कुल 15 जो चक्र हैं, 15 चक्र या 15 सर्किट को शामिल किया है, यानी कि किसी विशेष तथ्य से संबंधित एक पूरे एरिया को आपस में इंटरकनेक्ट करके उस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई थी। इसमें कौन सा एक शामिल नहीं है? तो पहला है विरासत चक्र, दूसरा सूफी चक्र, तीसरा रामायण चक्र और चौथा तटीय चक्र। इसमें राइट आंसर होगा जो कि इस 15 सर्किट में शामिल नहीं है या स्वदेश दर्शन का हिस्सा नहीं है, वह है ऑप्शन बी सूफी चक्र। सूफी चक्र को इस स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया। बाकी सब इसमें है। जैसे विरासत चक्र में क्या किया गया, जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है या हेरिटेज प्लेसेस है इंडिया के, जो विरासत है उनको आपस में जोड़ करके और वहां पर लोगों को पर्यटन के लिए आकर्षित किया जाएगा। परिवहन माध्यम से उन सभी क्षेत्रों को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा। रामायण चक्र में रामायण से संबंधित जितने भी स्थान है, जैसे चित्रकूट है, जैसे भारद्वाज पार्क इलाहाबाद है आपका, इसके अलावा अयोध्या है, इसके अलावा भगवान राम जहां जहां गए हैं उन सभी क्षेत्रों को आपस में जो एक तरह से पूरा रोड कनेक्टिविटी है या ट्रेन कनेक्टिविटी है, इनके यानी कि परिवहन के माध्यम से इस रामायण से संबंधित सभी क्षेत्रों को जोड़ करके यहां रामायण चक्र बनाया जा रहा है। तटीय चक्र में जितने भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं उन सबको आपस में जोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के स्वदेश दर्शन योजना में सूफी चक्र कोई प्लानिंग भारत सरकार की नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? भारत सरकार ने वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था, ठीक है, और बाद में 2002 में 86वां संशोधन किया, संविधान में 86वां संशोधन किया और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और अनुच्छेद 21A में अनिवार्य शिक्षा के बारे में लिखा गया और उसी में उम्र के बारे में बताया गया है। तो उम्र है 6 से 14 वर्ष, यानी कि 6 से 14 वर्ष। ये क्या है? राइट टू एजुकेशन। ये हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21A, ये राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 to 14 ईयर्स। तो ये आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए, इनको अच्छे से समझिए और इनकी व्याख्या को बार बार पढ़िए। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में ये 10 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे और अगले 10 जो यूनिट्स हैं वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे जो है इतिहास पर, ठीक है। ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट होगा प्रीलिम्स के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री केवल मेंस में आती है। तो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट जो है पूरा हम शुरुआती 10 टॉपिक में लाएंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमी के छूटे हुए टॉपिक लेके आएंगे जिससे आपको थोड़ा चेंज भी होता रहे। तो इसके बाद जो मेरी प्रैक्टिस सेट आएंगे आपके लिए वो भारतीय इतिहास पर आएंगे प्रीलिम्स के लिए। आरओ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे और आप उनको भी ऐसे ही एंजॉय कीजिएगा। फिलहाल ये जो 10 सेट आपको मिले हैं इकोनॉमी के, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। थैंक यू।